चलिए, तो आज का हमारा जो नया टॉपिक रहेगा वो किस पे रहेगा? ऑर्गेनिक इवोल्यूशन पे रहेगा। ठीक है, तो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन को हिंदी में कहते हैं जैव विकास। तो इसके अंतर्गत लिखें, इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। लिखिए, जैव विकास दैट मीन्स ऑर्गेनिक इवोल्यूशन टर्म का प्रयोग या यूज, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन टर्म का यूज सर्वप्रथम हर्बर्ट स्पेंसर ने किया था। हर्बर्ट स्पेंसर ने किया था, जिनके अनुसार पृथ्वी यानी अर्थ कॉमा वायुमंडल, पृथ्वी कॉमा वायुमंडल और इस पर रहने वाले सभी प्रकार के जीव आज जिस रूप में है आदि वातावरण में, यानी कि जो पहले का वातावरण था उसमें, आदि वातावरण में इस प्रकार के नहीं थे। लाइन से लिखें, इनके अनुसार या इन्होंने बताया कि, किन्होंने? हर्बर्ट स्पेंसर ने। इन्होंने बताया कि सबसे पहले पानी के अंदर वाटर के अंदर बैक्टीरिया दैट मीन्स जीवाणु, वाटर के अंदर बैक्टीरिया के समान सिंपल स्ट्रक्चर वाले, बैक्टीरिया के समान सिंपल स्ट्रक्चर वाले ऑर्गेनिज्म दैट मीन्स जीवों का, सिंपल स्ट्रक्चर वाले जीव बने, ऑर्गेनिज्म बने तथा सिंपल स्ट्रक्चर ऑर्गेनिज्म से तथा सरल संरचना वाले जीवों से, सिंपल स्ट्रक्चर ऑर्गेनिज्म से जटिल संरचना वाले कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑर्गेनिज्म, जटिल संरचना वाले जीवों का, ऑर्गेनिज्म का, जीवों का विकास हुआ। इस पूरी हाइपोथेसिस को ऑर्गेनिक इवोल्यूशन दैट मीन्स जैव विकास कहते हैं। पूरी हाइपोथेसिस को ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, जैव विकास कहते हैं। तो जैव विकास समझ में आया? अगर क्वेश्चन आ जाए एक नंबर में कि जैव विकास क्या है, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन क्या है, तो आप सिंपल ये जो थ्योरी लिखा है इसको लिख सकते हैं। अब बात यहां पर ये आएगी कि जो जैव विकास हाइपोथेसिस है, परिकल्पना है, उसका महत्व क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है। तो हेडिंग डाल दीजिए, सिग्निफिकेंस ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। तो हेडिंग हमारी क्या पड़ जाएगी? सिग्निफिकेंस ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। और इसमें पहला पॉइंट लिखें सभी लोग, पहला पॉइंट लिखें, प्रकृति में दैट मीन्स वातावरण में या इस नेचर में, प्रकृति में वातावरणीय दशाएं, एटमॉस्फेरिक कंडीशन, नेचर में, पहला पॉइंट लिखेंगे,
नेचर में वातावरणीय दशाएं, एटमॉस्फेरिक कंडीशन एक समान नहीं रहती। तो आपको पता है कि वातावरण में जो कंडीशन है, एटमॉस्फेरिक कंडीशन, वो एक समान नहीं रहती। क्यों? क्योंकि आप देखो भाई, इस समय क्या चल रही है, ठंडी, और उससे पहले क्या था, बरसात, उससे पहले क्या थी, गर्मी, और ठंडी के बाद में क्या आएगी, गर्मी आएगी डेफिनेटली, फिर बरसात, फिर ठंडी। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो एटमॉस्फेरिक रीजन है या एटमॉस्फेरिक कंडीशन है वो चेंज होता रहता है। ठीक है, एक समान नहीं रहती, बल्कि यह बदलती रहती है, जैसे समर डेज के बाद में क्या आएगा, रेनी डेज आएंगे, और रेनी डेज के बाद में क्या आएगा, आपका विंटर्स डेज आएंगे, जो चल रहे हैं विंटर्स डेज, ठंडी के दिन। तो इस तरीके से समर, रेनी एंड विंटर, ये कंडीशन जो है हमारे एटमॉस्फेयर में देखने को मिलती है। ठीक, ये तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट लिख लें, सेकेंड पॉइंट इंपॉर्टेंट है। सभी ऑर्गेनिज्म में, यानी जितने भी ऑर्गेनिज्म इस पृथ्वी पर पाए जा रहे हैं, ऑल ऑर्गेनिज्म, सभी ऑर्गेनिज्म में, जीवों में वातावरणीय दशाओं के अनुसार, एटमॉस्फेरिक कंडीशन के अकॉर्डिंग, वातावरणीय दशाओं के अनुसार बदलने की क्षमता पाई जाती है, चेंज होने की क्षमता पाई जाती है। यानी कि कोई भी वातावरण आए, उस वातावरण में जो ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं वो अपने आप को उस वातावरण के अनुसार क्या करते हैं, ढाल लेते हैं, बदल लेते हैं। ठीक है, बदलने की क्षमता पाई जाती है, जिस कारण अब आपको पता है कि जितने भी एटमॉस्फेरिक कंडीशन आ रही, जैसी भी कंडीशन आ रही, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर आप अपने आप को ढाल लेते हैं तो क्या होता है, आप उस वातावरण के अनुसार ही हो जाते हैं। ठीक है, और इसके बाद में नेक्स्ट अगर कोई डेज आता है, या नेक्स्ट अगर मान लो कोई एटमॉस्फेरिक कंडीशन आता है, तो उसमें उस अनुसार हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। जैसे कि ठंडी आती है, हम लोग अगर अपने एडेप्टेशन की बात करें तो हम लोगों ने फैक्ट्री बनाई, उस फैक्ट्री में अच्छी अच्छी जैकेट्स का फॉर्मेशन किया, निर्माण किया, ठंडी आती है, जैकेट पहन लेते हैं। रात के समय में रजाई का प्रयोग हम लोग करते हैं, है ना, कंबल का प्रयोग करते हैं। तो हमने क्या किया, अपने आप को इस कंडीशन से बचाने के लिए अपने आप को अडेप्ट कर दिया, किसमें, कुछ मैकेनिकल प्रोसेस में, सॉरी मैकेनिकल नहीं बल्कि फिजिकल प्रोसेस में, जैसे कि हमने कुछ बना लिया यहाँ पर अपने लिए। लेकिन आप देखते हैं कि जो एटमॉस्फेयर में अदर ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, जैसे मंकी ले लो, बंदर आजकल बहुत हैं, किसी किसी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, तो इस क्षेत्र में ज़्यादा ही कुछ मंकी हैं। तो ये रात के समय में क्या होते हैं, एक दूसरे के पास में कम्युनिटी बना करके एकदम शांत एरिया में बैठे रहते हैं, कुछ नहीं करते हैं, जब ठंडी पड़ती है तब, या जब बरसात का समय होता है तो कहीं पेड़ के नीचे या पेड़ों के ऊपर या कहीं छुप जाते हैं, या भीगते ही रहते हैं लेकिन बैठ जाते हैं। यानी कि वो अपने आप को उसके अनुसार ढाल रहे हैं। जिनके अंदर चेंजेस हो जाता है, जो ढाल लेते हैं, वो इस पृथ्वी पर जीवित रहते हैं। जो ढाल नहीं पाते, चेंज नहीं कर पाते, वो इस पृथ्वी से एक्सटिंक्ट हो जाते हैं, विलुप्त हो जाते हैं, मर जाते हैं। यही कारण रहा होगा कि पिछले जो ऑर्गेनिज्म रहे होंगे, समझ रहे हो, यानी कि जो एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म हो चुके हैं, हमने अभी तक देखे बहुत सारे एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म हम लोगों ने पढ़े हैं, ये विलुप्त हो गया, ये विलुप्त हो गया। तो ये जो ऑर्गेनिज्म विलुप्त हुए हैं, इनके पीछे जो मेन पर्पस रहा होगा, मेन कारण जो रहा होगा, वो एटमॉस्फेरिक कंडीशन रहा होगा। यानी बदलती हुई वातावरणीय दशाओं के अनुसार ये अपने आप को चेंज नहीं कर पाए, अपने अंदर ये अडेप्टेशन नहीं ला पाए, चेंजेस नहीं ला पाए, जिस कारण ये क्या हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए, खत्म हो गए। लेकिन जिन्होंने चेंजेस ले आए, जो चेंजेस ले आए, वो आज भी हमको इस प्रेजेंट टाइम के वातावरण में, इस प्रेजेंट टाइम के एटमॉस्फेयर में दिखाई पड़ते हैं। खैर, ऑल ऑर्गेनिज्म एटमॉस्फेरिक कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने आप को परिवर्तित करने की क्षमता पाई जाती है, जिस कारण जीवों की नई प्रजातियों की उत्पत्ति होती है, जिस कारण जीवों की न्यू स्पीसीज की ओरिजिन होती है। तो नई स्पीसीज कैसे बनेगी, मतलब नए स्पीसीज के बनने का, यानी कि नई प्रजाति के बनने का एक सबसे बड़ा मेन फैक्टर अगर देखा जाए तो वो एटमॉस्फेरिक कंडीशन ही है। ठीक है, चलो थर्ड पॉइंट लिख लीजिए।
तीसरा पॉइंट, पृथ्वी पर जीव एवं जातियां, पृथ्वी पर, इस अर्थ पर जीव और जातियां यानी कि ऑर्गेनिज्म एंड स्पीसीज, पृथ्वी पर जीव और जातियां आज जितनी हैं, जीव और जातियां आज के समय में जितनी हैं, शुरुआत में उतनी नहीं थी। तो ये भी एक कंडीशन हम कह सकते हैं कि आज के समय में जो जीव जातियों की संख्या आप देख रहे हैं, ठीक है, इनका नंबर ज्यादा है, लेकिन अगर हम पहले एटमॉस्फेरिक कंडीशन की बात करें या पहले जो हमारे जब इन दशाओं में मतलब आज से करीबन आप 1900 की शताब्दी में जाइए, 1900 के आसपास हम ये कह सकते हैं कि 22 से अगर या 19 सेंचुरी में अगर आप जाते हैं तो उस समय भी इतनी प्रजातियां नहीं पाई जा रही थी, या हम कह सकते हैं कि इतनी पॉपुलेशन नहीं, प्रजातियां तो पाई जा रही थी बहुत सारी, लेकिन पॉपुलेशन इतना नहीं था। आज के समय में रिप्रोडक्शन बहुत ज्यादा होने लगा है, ठीक है, जिसके कारण क्या हो रहा है, प्रजातियों की संख्या बढ़ रही है, और प्रजातियों की संख्या बढ़ते बढ़ते नई नई स्पीसीज भी क्या हो रही है, डेवलप हो रही है। भाई नई स्पीसीज जो बनी हुई इवोल्यूशनरी प्रोसेस है वो तो चलता ही रहेगा, ठीक है, लेकिन नंबर ऑफ स्पीसीज का जो बढ़ना है उसके पीछे का जो मेन कारण है वो रिप्रोडक्शन है, ठीक है। तो इस पे कंट्रोल नहीं किया जा रहा है, जिस कारण पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ रही है। खैर, तो इस पृथ्वी पर आज के समय में जितने ऑर्गेनिज्म और स्पीसीज की संख्या है उतनी पहले नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि एक ही एंसेस्टर स्पीसीज की, यानी कि एक ही पूर्वज जाति की, एक ही एंसेस्टर स्पीसीज की, एक ही पूर्वज जाति की विभिन्न क्षेत्रों में, एक ही एंसेस्टर स्पीसीज की विभिन्न क्षेत्रों में, डिफरेंट रीजन में रहने वाली पॉपुलेशन में, एंसेस्टर स्पीसीज की विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाली पॉपुलेशन में विभिन्न प्रकार की नई नई जातियों का विकास होता है। विभिन्न प्रकार की नई नई जातियों का, न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है। तो नई स्पीसीज के बनने के कारण आज पॉपुलेशन क्या हो गया, ज्यादा हो गया। और इस स्पीसीज में बहुत सारे एडेप्टेशन हैं, जैसे कि रिप्रोडक्शन करने की क्षमता ज्यादा इसके अंदर है, ठीक है, पॉपुलेशन एक बार में कई बच्चों को जन्म देने की क्षमता है, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं। फोर्थ पॉइंट लिख लीजिए, वर्तमान समय में, लिख लें, वर्तमान समय में किन्हीं दो या दो से अधिक, वर्तमान समय में किन्हीं दो या दो से अधिक पाई जाने वाली स्पीसीज का किसी न किसी समय, पाई जाने वाली स्पीसीज का किसी न किसी समय एक ही पूर्वज या एंसेस्टर रहा होगा। यानी कि प्रेजेंट टाइम में जो स्पीसीज आपको बहुत सारी देखने को मिल रही है, इन सभी स्पीसीज का कोई ना कोई एक एंसेस्टर रहा है, ये बात पक्की है, तय है। अब आप कहेंगे सर ये कैसे कह सकते हैं, मतलब एक एंसेस्टर कैसे हो सकता है, मतलब ह्यूमन बीइंग्स की जो स्पीसीज पाई जा रही है इसका कोई ना कोई एक पूर्वज रहा है, एक एंसेस्टर रहा है, राइट। भाई ह्यूमन होमोसेपियंस सेपियंस जो है वो एक ही तो है। अब ऐसा थोड़ी ना है कि होमोसेपियंस सेपियंस यहाँ पाए जा रहे हैं, होमो इरेक्टस कहीं और पाए जा रहे हैं, है ना, रामापिथेकस कहीं किसी दूसरे क्षेत्र में पाए जा रहे हैं, ऐसा नहीं। रामापिथेकस और ये सब चले गए, होमो इरेक्टस ये खत्म हो चुके हैं, ठीक, एक्सटिंक्ट हो गए, वो हमारे पूर्वज थे। आज जो है वो होमोसेपियंस सेपियंस है ह्यूमन की स्पीसीज में देखा जाए। अभी आगे जब हम लोग ह्यूमन डिस्कस करेंगे, ह्यूमन स्पीसीज या ह्यूमन इवोल्यूशन पढ़ेंगे तो वहां पर डिस्कस करेंगे इन सभी के बारे में। तो कहा गया कि जो भी स्पीसीज इस पृथ्वी पर पाई जा रही उन सभी स्पीसीज का कोई ना कोई एक एंसेस्टर, एक पूर्वज रहा होगा, ठीक है। अर्थात सभी वर्तमान जातियां, हम ये कह सकते हैं, अर्थात
सभी वर्तमान जातियां, इस समय में जितनी भी जातियां पाई जा रही, अब जातियों का अर्थ यहां पर ये मत लीजिएगा कि ह्यूमंस के बीच में बहुत सारी जातियां हैं, जैसे कि अमेरिका में चले जाएं तो वहां पर काला गोरा चलता है, इंडिया में की बातें कुछ हो रही है, यहाँ पर बहुत सारी जातियां, सब जातियां बनाई गई हैं, ठीक है। तो ये तो महान ही देश है, हम ये कह सकते हैं एक तरीके से जाति के लेवल पर। तो वो जातियों की बात नहीं कर रहे हैं। जाति कहने का अर्थ है कि डिफरेंट स्पीसीज, लाइक ह्यूमन एक अलग स्पीसीज है, डॉग अलग स्पीसीज है, एंट अलग स्पीसीज है ना, एलिफेंट अलग स्पीसीज है। इनकी अगर हम बात करें, इनकी बात करें, ठीक है, तो ये सभी एक दूसरे के निकटवर्ती हैं, मतलब पास पास की ही पाई जा रही हैं। ऐसा नहीं है कि ह्यूमन की अगर हम लोग बात करें तो जो ऐप हैं आज के समय में, कपी जो पाए जा रहे हैं, इन दोनों के बीच में हम ये कह सकते हैं कि एक रिलेशन है, एक पास पास का रिलेशन है, एक निकटवर्ती स्पीसीज हैं ये दोनों, ठीक है। तो लिख लीजिए। ऐसे और भी हैं, प्लांट्स में भी बहुत सारे ऐसे हैं, एनिमल्स में भी हैं, कुछ इंसेक्ट ऐसे हैं, उनमें भी आपको बहुत सारा मिलेगा। तो आगे हम लोग देखेंगे एविडेंसेस, जब हम लोग प्रमाण देखेंगे तब कुछ ज्यादा समझ में आएगा कि हाँ बात सही है। क्या लिखा, पूर्वज रहा होगा, अर्थात सभी वर्तमान जातियां एक दूसरे के पास की या दूर की संबंधी हैं, मतलब रिलेशन है, कुछ ना कुछ रिलेशन है इन दोनों के बीच में, ठीक है, किसी ना किसी कारणवश। चलिए, तो ये तो हो गया जैव विकास परिकल्पना का महत्व, यानी कि सिग्निफिकेंस ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। 4 पॉइंट बहुत है। अब जो हमको यहां पर देखना है वो देखना है जैव विकास के प्रमाण, दैट मीन्स एविडेंसेस ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारी पड़ेगी एविडेंसेस ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन।